चलिए, तो अब हम जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य की अगर मैं बात करूं स्पेशली, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात करूं मैं, तो इसका शासनकाल चलेगा 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक। अब ध्यान देने वाली बात यह है, चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ने से पहले थोड़ी सी इसकी बेसिक जो बैकग्राउंड की अगर बात करें हम लोग, तो वो अगर क्लियर कर लेते हैं हम लोग, तो चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही आसानी समझ में आ जाएगा। देखो, यहाँ पर आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर पड़ता था मगध। 16 महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण मतलब महत्वपूर्ण जनपद यही था भाई। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली कौन सा था? मगध था। तो कहते हैं कि मगध में यहाँ पर बैठा है कौन? नंद वंश का शासक धनानंद। यहाँ पर अभी धनानंद है। इधर पड़ता आपका चंद्रगुप्त के, इधर की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर एक हमारे यहाँ जैसे वर्तमान में आज बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटीज है ना, ऐसे पहले यहाँ पर बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी मान लो विश्वविद्यालय था, जिसका नाम था तक्षशिला। हालांकि ये गंधार की राजधानी थी तक्षशिला। तक्षशिला में बहुत बड़ा यहाँ का आम्बी नाम का एक बहुत बड़ा राजा था यहाँ का। कहते हैं कि तक्षशिला में यहाँ पर कहते हैं कि 12 टीचर पढ़ाते थे यहाँ पर। तो कहते हैं कि उसमें एक आदमी यहाँ पर एक टीचर था जिनका नाम था चाणक्य। तो कहते हैं कि तक्षशिला में उस समय चाणक्य जो है पढ़ा रहे थे। और सबसे पहले सिकंदर का जब आक्रमण हुआ ना, तो सबसे पहले इन्हीं को पता चला भाई, जितने भी टीचर बैठे थे उन सबको पता चला कि सिकंदर का आक्रमण हो रहा है। और भारत तो 16 महाजनपदों में बटा, अलग अलग, सभी के पास अपनी थोड़ी थोड़ी सेना, सबके पास। सिकंदर का आक्रमण होगा तो निश्चित तौर पे सिकंदर भारत को लूटेगा, ये ख्याल किनके मन में आ रहा है? ये बातें करें लंच के मायने बातें कर रहे सारे लोग। अब कहते हैं कि सारे लोग बातें करें, टीचर बात कर रहे सारे। तब चंद्रगुप्त चाणक्य ने कहा कि भाई कैसे भी करके हम क्या करें कि कैसे भी करके इन लोगों को एक करते हैं, और एक करके जो है सारी सेना एक हो जाएगी तो हम सिकंदर से जीत पाएंगे। अब ये बात चाणक्य ने अपने मित्रों से बोला, सभी शिक्षक साथियों से बोला, तो साथी सारे हंसने लग गए। भाई बोले पागल तो नहीं हो गया, बावला हो गया क्या ये? बोले कैसी बातें करते हो, अरे हम अपने कहने से क्या होगा? तो चाणक्य ने कहा कि क्यों नहीं होगा, अपने कहने से ही तो होगा, किसके कहने से होगा? मान लो अगर अपने चुप रहेंगे तो भाई, शिक्षित लोग अगर चुप रहेंगे तो फिर ये लोग तो वैसे ही पता नहीं चलेगा इनको तो कुछ भी। तो कहते हैं कि नहीं, अखंड भारत का निर्माण करना चाहिए हमें, और सबको एक करना पड़ेगा, तभी जो है सिकंदर से हम जीत पाएंगे, वरना सिकंदर तो अपन को हरा जाएगा, लूट ले जाएगा सब कुछ। तब कहते हैं कि सभी लोगों ने बातें की, तब सारे मास्टर हंसने लगे। सभी मास्टरों ने कहा कि भाई तुम ही करो अखंड भारत का निर्माण, हमारा तो लेक्चर का टाइम हो रहा है। बोले हम तो जा रहे हैं। कहते हैं कि बेचारे अकेले को छोड़ गए और बाकी सारे टीचर चले गए। अब चाणक्य के मन में एक ही ख्याल आ रहा था, अखंड भारत का निर्माण। कहते हैं कि चाणक्य ने नक्शा वगैरह बनवाया, और नक्शा बनाकर उसने जो है बताया कि कैसे हम एक करके जो है भारत को एक मजबूत करके सिकंदर से आक्रमण कर सकते हैं, बराबरी का टक्कर ले सकते हैं। अब सबसे पहले चाणक्य यहाँ से जाएगा, और चाणक्य जाएगा कहाँ पर? 16 महाजनपदों में सबसे पहले वही जाएगा जो शक्तिशाली जनपद है। तो सबसे पहले चाणक्य जी पहुँचेंगे कहाँ पर? जाएंगे किसके पास? धनानंद के पास जाएंगे, मगध में। अब मगध में धनानंद के पास नक्शा वगैरह लेकर गए चाणक्य साहब, एक नक्शा बना के लेके गए अखंड भारत वाला। कहते हैं कि वहाँ पर धनानंद का दरबार लग रहा था अंदर। अब धनानंद तो राजे एक नंबर का था, वो तो अलग ही राजा। कहते हैं कि धनानंद का दरबार लग रहा था, और द्वारपालों ने पहले ही रोक दिया उनको, चाणक्य जी को, कि बाहर ही रहो, जब तक अनुमति नहीं मिलेगी तब तक अंदर जा नहीं सकते। तो द्वार पे ही खड़े रहे। कहते हैं कि 2-4 बातें पूछी हो गया उससे चाणक्य जी ने द्वारपालों से, द्वारपालों को मना कर दिया, द्वारपालों ने मना कर दिया भाई हम तो बता ही नहीं सकते कुछ भी। तो बोले आपके राजा जी को सूचना दो, बोले कि कोई आया है आपसे मिलने के लिए, चाणक्य नाम बता देना, और तक्षशिला से आए हैं गुरुजी ऐसा बता देना, और उनसे कहना कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कोई विशेष हमें बात करना है। द्वारपाला गया, अंदर जैसे गया तो कहते हैं कि वहाँ पर धनानंद की सभा चल रही है, रासलीला चल रही है, वहाँ तो गोपियाँ नाच रही है। धनानंद जी दारू पे दारू ले रहे हैं, और कहते हैं कि धनानंद तो मस्त हो रहे हैं। तब द्वारपाला जाके चुपके से बोलता है और कहता है कि कोई आए हैं आपसे मिलने के लिए। तो धनानंद तो वैसे ही मस्त था, उसने बोल दिया कि हाँ ठीक है आ रहे हैं हम, बोलो। कहते हैं कि द्वारपाल आया, और ऐसा बताते हैं कि रात नहीं हो गई,
द्वारपाला तो बेचारा 2-3 बार आके चला गया, लेकिन धनानंद तो आया ही नहीं। धनानंद की रासलीला ही खत्म नहीं हो रही। तो कहते हैं कि चाणक्य को गुस्सा आया और चाणक्य ने बिना पूछे ही प्रवेश कर लिया अंदर जाकर देखा तो चाणक्य ने देखा तो बोले मगध का राजा और इतना नितल्य काम कर रहा है। कहते हैं कि चाणक्य वहाँ जाकर हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि देखो मैं तक्षशिला से आया हूँ और सिकंदर का आक्रमण होने वाला है। मगध सबसे शक्तिशाली जनपद है, अगर यहीं पर सबसे पहले आक्रमण हुआ और भारत में आक्रमण होगा तो हम बचा नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना आया हूँ कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर एक मुद्दा मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उसमें चाणक्य साहब ने बताया कि देखो मेरे पास अखंड भारत का जो है नक्शा है, इस प्रकार से अपन जो है सारे जनपदों को एक करके और सभी को एक करके एक सेना बनाकर हम जो है सिकंदर से लड़ सकते हैं। तब कहते हैं कि धनानंद को तो वैसे रासलीला बिगाड़ दी। कहते हैं कि कोई अगर मान लो ना ऐसे कोई भंग कर देता है सभा को तो बड़ा गुस्सा आता है। तो कहते हैं कि उसको गुस्सा आया तो कहते हैं कि धनानंद ने तो चाणक्य को बड़ा अपमानित किया और कहते हैं कि वो नक्शा भी छुड़ा लिया और फेंका ऊपर। कहते हैं कि तलवार निकाल के उस नक्शे को जो है 2-3 ऐसे से काट दिया। कहते हैं कि धनानंद ने उस नक्शे को कहते हैं कि ऐसा धक्का दिया और धक्का देकर चाणक्य को तो नीचे गिरा दिया और नक्शे को खंड खंड कर दिया और बोल दिया ले जा तेरा अखंड भारत। अब चाणक्य को तो बड़ा अपमानित कर दिया भाई, चाणक्य को तो गुस्सा आएगा। कहते हैं कि चाणक्य को गुस्सा आया। चाणक्य ने कहा कि देख धनानंद, आज तूने एक मास्टर को अपमानित किया है, आज तूने एक मास्टर को अपमानित किया है। और मैं कहते कि उनकी शिखा खुल गई, शिखा मतलब उनकी चोटी खुल गई थी। जब चोटी खुल गई तो उन्होंने देखा, बोले वैसे ब्राह्मण की चोटी खुलती नहीं, आपने देखा होगा, लेकिन उनकी चोटी खुल गई। तब उन्होंने कहा था कि शिखा तभी बांधूंगा, देख धनानंद आज तूने मेरे को अपमानित किया है, मैं ये शिखा तभी बांधूंगा जब पूरा नंद वंश का नाश नहीं कर दूंगा। कहते कि वहीं से प्रण ले लिया और शिखा को खोल लिया। कहते कि चाणक्य उसी वहाँ से दुष्ट आत्मा वहाँ से निकली। कहते कि बड़बड़ाता हुआ चाणक्य बाहर निकले और धनानंद को तो बड़े परेशान कर दिया। कहते धनानंद ने बेइज्जती कर दी मेरी, और धनानंद ने जब बेइज्जती कर दी तो गुस्सा तो आएगा। कहते कि इनके साथ में एक और था, कोई 2 थे। तो कहते कि चाणक्य जी बेचारे यहाँ से अपमानित होकर जाते हैं और रास्ते से निकल के जा रहे थे। यही पाटलिपुत्र के पास की बात है, पाटलिपुत्र के निकट की ही बात है। कहते कि यहाँ पर एक शिकारी को देखा इन्होंने, ये शिकारी एक तरह का व्यापारी था। कहते हैं कि यहाँ पर इस शिकारी के पास 10-15 बच्चे थे। उन बच्चों को उस शिकारी ने गुलाम बना के रख रखा था, खाना भी टाइम पे देता था, काम खूब करवाता था, थोड़े बहुत पैसे देकर खरीद लेता था और उनसे काम करवाता था। कहते हैं कि यहाँ पर शिकारी क्या कर रहा था कि कुछ लड़कों को देख रहा था, तो यहीं से गुजर के जा रहे थे, कौन चाणक्य सामने निकल के जा रहे थे। तब चाणक्य की नज़र पड़ गई इधर, और चाणक्य तो वैसे पहचान लेते हैं दूर से कि भाई कौन आदमी काम का है कौन नहीं है। तो मगध का राजा बनाने के लिए भटक रहे थे चाणक्य इधर उधर कि किसको राजा बनाऊं, किसको बनाऊं, किसको बनाऊं। तो कहते हैं कि शिकारी की यहाँ नज़र पड़ती चाणक्य की, और दूर से चाणक्य जी देख रहे हैं। तब कहते हैं कि चाणक्य थोड़ा पास में आकर यहाँ शिकारी से बोलते कि भाई शिकारी, इन बच्चों को खाना भी नहीं खिला रहा, तू भूखे मार रहा है, काम फुल करवा रहा है। तो शिकारी ने कहा कि भाई तुम बड़े ज्ञानी आए हो ज्ञान देने के लिए हमें, भले हाँ एक शर्त है, मैं इनको खाना भर पेट दूंगा, एक शर्त है, अगर ये शर्त पूरी करता कोई इसमें से तो मैं इनको भर पेट खाना खिलाऊंगा, और शर्त अगर पूरी नहीं की तो 2-3 दिन तक 5 दिन तक और भूखे अलग रखूंगा। तो कहते हैं कि यहाँ पर शिकारी ने यहाँ पर शर्त रखी और चाणक्य ने भी कहा कि भाई रखो शर्त, मैं भी तो देखूं। कहते हैं कि शिकारी ने कहा कि देखो अलग अलग बातें मिलती है अलग अलग जगह, लेकिन शिकारी ने ऐसा कहा कि देखो बातें है ये है कि अगर मैं यहाँ से तीर चलाऊंगा और तीर चला के पक्षी को मारूंगा, कहते कि मेरा कुत्ता, अगर मैं एक व्यक्ति को इसमें जुड़वाऊंगा, किसी लड़के को, जो लड़का दौड़ना चाहेगा वो बोल सकता है, और मेरा कुत्ता भी छोड़ूंगा यहाँ से। कहते कि जो उस जानवर को पहले उठा के, उस पक्षी को पहले उठा के लाएगा मेरे पास, उसी को मैं जो है विजय मानूंगा। अगर कुत्ता लेकर आया
तो 5-6 दिन तक इनको खाना नहीं दूंगा, भूखे मारूंगा, काम करवाऊंगा वो अलग। अगर वो लाया है तो फिर मैं इसको जो है यहाँ से इनको भरपेट खाना दूंगा। तब कहते हैं कि चाणक्य ने कहा कि शर्त मंजूर है। बोले लाओ किसको? तो कहते हैं कि चंद्रगुप्त ने हाँ भरी कि हाँ मैं दौड़ने के लिए तैयार हूँ। कहते हैं कि शिकारी ने तीर लगाया, पक्षी मरा, पक्षी नीचे गिरा, शिकारी ने अपना कुत्ता छोड़ा, कुत्ता दौड़ लगा रहा था, उससे पहले चंद्रगुप्त दौड़कर उस पक्षी को लेकर आ गया। कहते हैं चंद्रगुप्त यहाँ से शर्त को जीत जाते हैं। और जैसे चंद्रगुप्त शर्त को जीतते हैं तब चाणक्य के बात समझ में आ गई कि बोले आदमी तो यही ठीक है, मगध का बोले लड़का थोड़ा बुद्धिमान लग रहा है। कहते हैं चाणक्य ने यहाँ से पहचान की। उसके बाद चंद्रगुप्त का एटीट्यूड देखकर चाणक्य बड़ा फिदा हो गए और चाणक्य ने कहा कि भाई, शिकारी से कहा कि भाई देख, इस टावर को तू बेच रहा है क्या? इस टावर को अगर बेच रहा हो तो शिकारी ने बोले बेच दूंगा, मेरे क्या काम कर टावर, वैसे भी काम हो गया इसका। तो कहते कि शिकारी से चाणक्य ने कहा कि भाई कितने में बेचेगा? बोले 1000 कांसा अर्पण में बेचूंगा। कहते कि 1000 कांसा अर्पण में, कांसा अर्पणों से में कांसा अर्पण चलती थी, कांसा अर्पण। तो कहते हैं कि 1000 कांसा अर्पण में इस चाणक्य को यहाँ से चंद्रगुप्त को यहाँ पर चाणक्य खरीद लेते हैं। अब चंद्रगुप्त को खरीद कर यहाँ से चाणक्य जी क्या करेंगे? इसको ले जाएंगे कहाँ पर? तक्षशिला में। अब कहानी क्या है कि चाणक्य को मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। यहाँ पर जो मैंने कथा पक्षी वाली बताई है, हो सकता है कहीं आपको अलग चीज़ें मिल सकती है, कई जगह घड़ा वाली मिलेगी कि घड़े में पानी भर के जो पहाड़ पे चढ़ाया था, तो और भी कथा है, लेकिन जो मानी जाती है वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो ऐसा जज ना करें आप लोग कि सर आप कथा अलग बता रहे हैं, हमने अलग पढ़ी है। तो हो सकता है अलग अलग कथाएं आती हैं, पर ध्यान देना यहाँ से चंद्रगुप्त को जो है चाणक्य जो है ले जाते हैं और यहाँ पर तक्षशिला में इनको रखते हैं। अब चाणक्य जो है चंद्रगुप्त को ले जाकर तक्षशिला में सारा ज्ञान देते हैं भाई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब पढ़ाते हैं। अब सब पढ़ाने के बाद चंद्रगुप्त को जो है 1-2 बार उधर भी भेजा था। ऐसा बताते हैं कि एक बार चंद्रगुप्त को जो है, चंद्रगुप्त अब यहाँ जाता है, चंद्रगुप्त को 1-2 बार कहते हैं कि यहाँ सिकंदर के पास भी शिक्षा लेने के लिए भेजा था। अब सिकंदर के दरबार में चंद्रगुप्त गया। अब बालक तो था ही, कुछ बोल दिया होगा, उल्टी सुल्टी बात बोल दी होगी। तो कहते हैं कि सिकंदर ने बोला पकड़ो इस लड़के को, पकड़ो यहाँ से इस लड़के को पकड़ो। कहते हैं कि राजदूत भागे, सिकंदर के पीछे पीछे लड़का इतना तेज भागा, भाग के किसके पास आ गया? चाणक्य के पास आ गया। चाणक्य ने बच्चे को देखकर बोले क्या हुआ? बोले वो तो मेरे पीछे पड़ गए। तो चाणक्य ने कहा था कि शाबाश, यही तो लक्षण होते हैं एक राजा के। सिंह जैसी हिम्मत होनी चाहिए, यानी कि शेर जैसी हिम्मत होनी चाहिए, और लोमड़ी जैसे भागना भी चाहिए। तो कहते हैं कि यही तो गुण है राजा होने के। तो कहते हैं कि यहाँ पर चंद्रगुप्त भाग के आ जाते हैं, यहाँ पर ऐसा बताते हैं। और इसके बाद आगे कहानी सुनना ध्यान से। अब जो है शिक्षा वगैरह ले रहे हैं चंद्रगुप्त कहाँ पर? तक्षशिला के अंदर। और तक्षशिला में शिक्षा ले रहे हैं, यहाँ पर सारा योग वगैरह सब, यानी कि युद्ध लड़ने की कलाएं वगैरह सब सिखा रहा है। कौन? शिक्षा भी ऐसे नहीं मिली है, चंद्रगुप्त भी ऐसे राजा नहीं बना है। ऐसा बताते हैं कि चंद्रगुप्त को जब शिक्षा दी जा रही थी ना, तब पेड़ के पत्ते झेलने का काम दिया था सबसे पहले कि भाई पेड़ से पत्ता गिरेगा, उस नीचे नहीं गिरना चाहिए, उसको इकट्ठा करके एक जगह रखना है, एक काम दिया था। फिर उसके बाद में कहते हैं कि ये ऊपर शाखा पर सुलाया था, पेड़ की शाखा पर रात में सोना था, नीचे कांटे बिछा दिए ताकि गिरे तो डर रहे इसको, कांटे हैं नीचे। कहते हैं कि धीरे धीरे 1-2 दिन गिरा, उसके बाद गिरा ही नहीं। आज डर रहता ना, अपने नीचे कांटे बिछा दिए, ऊपर सोता था बेचारा रात। ऐसे शिक्षा ली है चंद्रगुप्त ने, ऐसे कोई राजा नहीं बन जाता है, मेहनत करना पड़ती है उसके लिए, बहुत बड़ी बात है। आगे ध्यान देना, आगे क्या होता है, सुनो कहानी आगे। अब इधर तो धनानंदी राजा भी, मगध का राजा भी कौन है? धनानंदी है। तो मगध का राजा तो धनानंदी रहने दो। अब इधर की कहानी सुनना ध्यान से। इधर क्या होता है, चंद्रगुप्त अभी कहां पर? तक्षशिला में है। तक्षशिला में चंद्रगुप्त जी है अभी, तक्षशिला। अब इधर क्या होता है, इधर पड़ता आपका सीरिया। कहते हैं कि यहां पड़ता है सीरिया, और सीरिया का शासक था सेल्यूकस निकेटर।
निकेटर, सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री थी जिसका नाम था हेलेना। एक बार कहते हैं कि चंद्रगुप्त इनके यहाँ भी गया था, कोई राजकार्य के लिए गया होगा। कहते हैं चंद्रगुप्त एक बार यहाँ भी गया था, सीरिया के शासक सेल्यूकस निकेटर के यहाँ गया था। तब कहते हैं कि युद्ध में कोई दौड़ वगैरह चल रही होगी। तब कहते हैं कि यहाँ पर चंद्रगुप्त अकेले ने 5-7 लोगों को मार कर जो है आगे निकल गया था। तो इस सीन को देखने वाली लड़की कौन थी? हेलेना थी। और हेलेना ये सारा देख रही थी चंद्रगुप्त को यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर कोई दौड़ वगैरह चल रही थी। तो कहते हैं कि यहाँ पर हेलेना देखती है किसको? इस चंद्रगुप्त को। और हेलेना तो यहीं पर फिदा हो गई। कहते हैं कि वाह क्या बॉडी सोडी है, और इसको देखकर यहीं फिदा हो जाती है। अब हेलेना को जो है चंद्रगुप्त पसंद आ जाते हैं। अब आगे कहानी सुना ध्यान से। चंद्रगुप्त तो यहाँ से वापस आ जाते हैं और हेलेना भी जो है, ये तो एक दिन का ही प्रेम था इनका। कहते हैं कि हेलेना भी यहाँ से बेबी चली जाती है बेबीलोन। अब बेबी पहुँच जाती है बेबीलोन में, और इधर चंद्रगुप्त जो है आ जाते हैं कहाँ पर? वापस तक्षशिला में। तो ऐसा बताते हैं कि इसके पास भी गया था और एक बार सिकंदर के यहाँ भी गया था, ऐसा बताते, कुछ किताबें बताती है ऐसा। अब आगे कहानी सुनना ध्यान से। उसी समय क्या हुआ कि चंद्रगुप्त ने कुछ थोड़ी बहुत सेना इकट्ठी की होगी, और इकट्ठी करके सबसे पहले आक्रमण बिना सोचे समझे कर दिया किसके ऊपर? धनानंद के ऊपर। अब पहली बार जो आक्रमण किया था ना, उसमें तो ऐसा हुआ कि इनके उल्टा दाव पड़ गया। कहते कि धनानंद ने इनको मारा लठ, और 3-4 लठ मार के इनको वापस भगा दिया। कहते कि एक रात में रात्रि से कहीं गांव से होकर निकल रहे थे चाणक्य के साथ। तब चाणक्य किसी एक घर में रुक गए थे। अब एक घर में जहाँ रुके ना, वहाँ पर ऐसा बताते कि कोई बाई थी और महिला एक अपनी बच्चे को कुछ खिला रही थी, रबड़ी वगैरह खिला रही थी। तब उसने, ये वहीं बैठा था चाणक्य, उनके घर में छुप के देख रहा था और निकल के जा रहा था, ऐसा बताते निकल के जा रहे थे चाणक्य जी। तो कहते हैं कि उस महिला ने उस बालक को थप्पड़ मारा। बोले तू भी क्या चाणक्य की तरह बावला हो रहा है, रबड़ी को बीच में से खा रहा है। तब ये बात चाणक्य ने सुनी तो चाणक्य ने दंग रह गया। चाणक्य बोले यार महिला मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रही है कि चाणक्य की तरह बावला हो गया। तो चाणक्य जाकर महिला से पूछता है कि देखो माँ, बात यह है कि अभी आपने बोला है कि चाणक्य की तरह बावला हो गया है। बोले बात क्या है? बोले बात यह है कि चाणक्य भी तो यही कर रहा है भाई, जीतना तो रबड़ी को इधर से खाया जाता है साइड से, ना कि बीच में से खाते हैं। चाणक्य भी तो वही कर रहा है, जीतना इसको इधर से था लेकिन बीच में ही डंग मार रहा है। भाई चाणक्य को जीतना किधर से था? इधर से जीतना था, ये जीत कहाँ रहा? बीच में जा रहा डायरेक्ट। तब चाणक्य को समझ में आया कि महिला ऐसी नहीं है, महिला तो बीएड करी हुई है, इसके पास टैलेंट है। तो कहते हैं कि यहाँ से चाणक्य को समझ में आया, और फिर चाणक्य ने धीरे धीरे इधर से क्षेत्र जीतना चालू किया और अंत में धनानंद के ऊपर आक्रमण करवाया था। और यहाँ पर धनानंद को कहते हैं कि इसने मरवा दिया था। तो हालांकि इस बात का उल्लेख नहीं मिलता है कि मरवाया था, क्या किया था, कैसे इसकी मृत्यु हुई, इस बात का उल्लेख कम ही मिलता है थोड़ा सा। लेकिन चंद्रगुप्त ने मारा। उसके बाद में जो है राजा बनेगा कौन? अब फाइनली 322 में राजा बन जाएगा कौन? अब जो है मगध पर राजा बन जाता है कौन? आपका चंद्रगुप्त मौर्य। अब मगध साम्राज्य का राजा बन गया कौन? चंद्रगुप्त मौर्य जी बन जाते हैं 322 में। अब इधर ध्यान देना, इधर क्या होता है कि यहाँ पर सिकंदर का आक्रमण इधर चल ही रहा था, ये पोरस वगैरह राजा इनके यहाँ पर। कहते हैं कि सिकंदर तो वापस यहीं से लौट जाता है, लेकिन यहाँ पर सेल्यूकस निकेटर आ जाता है। और सेल्यूकस निकेटर जो है यहाँ पर आता है। अब इधर से हेलेना तो बेबी को बेस पसंद था, तो इधर चली गई, हो तो बेबीलोन में है भी हेलेना। तो अब क्या होता है, इधर क्या होता है ध्यान देना, यहाँ पर पड़ता आपका सिकंदर, सिकंदर तो यहीं चला जाता है ना, यहाँ पड़ता है सेल्यूकस निकेटर, यहाँ इस वाले क्षेत्र में आया था। कहते हैं कि सेल्यूकस निकेटर उस समय इधर के प्रांत में था, लेकिन सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया, निकेटर तो यहाँ पर क्या करता है, 305 ईसा पूर्व में, कब की बात है, 305 ईसा पूर्व में इन दोनों के बीच में लड़ाई का प्रस्ताव आता है। कहते हैं कि इन्होंने लड़ाई ना करके संधि करने का निर्णय लिया, और इनके बीच में एक संधि होती है, और ये याद रखना पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि मानी जाती है।
यानी कि हमारे भारतीय इतिहास की पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि। भाई अंतर्राष्ट्रीय क्या मतलब, कोई विदेश के साथ संधि, तो ये आदमी विदेश का ही तो था, सीरिया का शासक था ये तो कहते हैं कि इनके बीच में पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी। इस संधि में क्या क्या बातें हुई ध्यान देना। इस संधि में पहली बात ये रखी गई थी कि भाई हमारी पुत्री हेलेना का जो विवाह होगा ना वो आपके साथ किया जाएगा, यानी कि हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ करने का निर्णय लिया। अब उसी समय पहुंच जाता है कौन, चाणक्य। चाणक्य पहुंच जाता है और बोलता है कि भाई ये विवाह नहीं हो सकता। बोले क्यों? बोले विवाह करेंगे तो कुछ शर्तें रखेंगे। बोले क्या शर्त? बोले शर्त 2-3 है। बोले क्या क्या है? बोले सुनो शर्त बना बताते हैं चाणक्य जी क्या क्या, सुनिएगा। हेलेना का विवाह तो हम कर लेंगे, लेकिन दहेज में हमें ऐसे कुछ क्षेत्र चाहिए। तो दहेज में कहते हैं कि हम 4 क्षेत्र लेंगे। कहते हैं कि इन्होंने मकरान, काबुल, हेरात, मकरान, काबुल, हेरात और कंधार, ये 4 क्षेत्र जो है दहेज के रूप में लिए। फिर इसके बाद में कहते हैं कि यहाँ से बदले में चंद्रगुप्त मौर्य भी कुछ देगा बाद में, लेकिन पहले चाणक्य ने कुछ शर्तें रखी थी कि देखो हम हेलेना से विवाह तो करवा दें, भाई चंद्रगुप्त का मौर्य हेलेना से तो कर ले हम, लेकिन एक बात है वो आपको मानना पड़ेगी। बोले क्या बात है? बोले बात ये है कि हेलेना कभी भी चंद्रगुप्त के राज्य कार्य में कभी भी बाधा नहीं डालेगी। हाँ भाई घर परिवार का मैटर है तो कर लेगी, भाई सब्जी का सामान लाना है तो फिर वो बोल सकती है चंद्रगुप्त को, लेकिन राज कार्य में बाधा नहीं डाल सकती। बोले शर्त मंजूर है? बोले हाँ मंजूर है। सेल्यूकस निकेटर ने कहा कि भाई हाँ शर्त मंजूर है, हेलेना राज कार्य में बाधा नहीं डालेगी। फिर दूसरी शर्त बोली उसने कि भाई हाँ दूसरी शर्त यह है कि हेलेना का जो पुत्र होगा ना वो राजगद्दी पर नहीं बैठेगा। आपको पता हो तो नहीं बेटा है, बिंदुसार बेटा था डायरेक्ट, है ना कि हेलेना का कोई दुर्धरा का बेटा था, ना कि हेलेना का बेटा राजगद्दी पर। यह बात इसीलिए बोली थी क्योंकि ये तो विदेश की है। भाई कल से कुछ होगा तो भाई आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देख सकते हैं आप लोग, उदाहरण आज बहुत है आपके सामने, है ना। क्योंकि विदेश का अगर कोई व्यक्ति यहाँ बस जाता तो बाकी तो समझदार है आप, और ना किसी पार्टी से मेरा लेना देना है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको क्योंकि विदेश की महिला है, और विदेश की महिला का बच्चा अगर यहाँ भारत में बैठेगा तो कल से तो ये विदेश की कर देगा यहाँ पर। इसलिए जो है चाणक्य, देखो कितनी बड़ी बुद्धि, चाणक्य ने पहले मना कर दिया कि हेलेना का बेटा राजगद्दी नहीं संभालेगा, और दूसरा हेलेना राज कार्य में बाधा नहीं डालेगी। तो ये 2 शर्तें चाणक्य ने कहा कि उसके बाद विवाह कर देते हैं। तो चंद्रगुप्त ने कहा कि अब गुरुजी ठीक है अब कर ले विवाह। बोले हाँ करो, धूमधाम से करो। कहते हैं कि यहाँ पर हेलेना का विवाह के स्वरूप दहेज में स्वरूप यहाँ पर 4 क्षेत्र देता है कौन, सेल्यूकस निकेटर, और बदले में चंद्रगुप्त क्या देता है? तो चंद्रगुप्त बदले में देता है क्या? कहते हैं कि 500 हाथी दिए थे। किसको दिए थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने ये 500 हाथी दिए। किसको दिए? ये दिए थे किसको? ये दिए थे सेल्यूकस निकेटर को। अब सेल्यूकस निकेटर 500 हाथियों की भीड़ देखकर चमक गया, इसने तो पहले हाथी इतने देखे नहीं थे। तो सेल्यूकस निकेटर ने कहा कि देखो मैंने तो आपको बड़े बड़े प्रांत दे दिए हैं, आप मुझे हाथी क्यों दे रहे हो? बोले सेल्यूकस निकेटर ठहर जा, मैं बता रहा हूँ तेरे को। बोले बात यह है कि हाथी के को क्या जानते हैं आप? घोड़ा तो 1-2 व्यक्ति को ही मारता है, ये हाथी है, ये घोड़े 1-2 को ही मारता है, हाथी तो 10-15 को ले डूबता है एक साथ, 2-4 पैर भी रख देगा और सूंड भी है उसके। तो ऐसे करके आधे मैंने आपसे युद्ध इसीलिए जीता है। बोला हाथियों के दम पे तो युद्ध जीता है मैंने, इसलिए मैं आपको हाथी दे रहा हूँ, और तुम उधर वाले प्रांत में जो है अधिकार करना। तो कहते हैं कि हाथी यहाँ से लेकर गए थे सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, तो ये कहानी है दोस्तों। अब आगे ध्यान देना, अब 2-3 बातें और आती हैं। हेलेना के साथ विवाह भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब इसके बारे में और भी क्या क्या बातें आती है, सुनो ध्यान से। बात ये आती है कि इसके बारे में कई नाम आते हैं इसके। भाई एक तो आता है सेंड्रोकोटस, एक तो आता है एंड्रोकोट्स, एक आता है सेंड्रोकोट्स, एक आता है एंड्रोकोट्स, सेंड्रोकोट्स। 2 नाम याद करना आप। ये नाम किसने दिया था?
ये नाम किसने दिया था, ये प्रश्न एग्जाम में आता है। और ये दोनों नाम इसके ये पहचान किसने की थी, ये भी प्रश्न एग्जाम में आता है। तो याद रखिएगा, एंडोकोटस जो नाम दिया था ना, ये दिया था एपियन ने, एपियन और प्लूटार्क ने ये नाम दिया था, प्लूटार्क ने, एपियन प्लूटार्क ने ये नाम दिया था। इसके बाद में सेंडोकोटस जो नाम दिया था ना, ये दिया था किसने, तो ध्यान देना, ये नाम दिया था जस्टिस स्ट्रेपो ने ये नाम दिया था। तो इन दोनों नाम के बारे में प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो एंडोकोटस देखो, याद करने का तरीका है कि ये ए है ना यहाँ पर, तो इधर से भी ये ध्यान दो, इधर भी एपियन में ए है, इधर भी ए, इधर सा है ना, तो इधर आधा सा है ना, इधर सा है सेंडोकोटस, तो ये आधा सा है स्ट्रेपो, ऐसे याद करना है। ये दोनों नाम इसी चंद्रगुप्त के हैं। ये पहचान करने वाला कौन था, तो दोनों नाम चंद्रगुप्त के, ये पहचान जो की थी ना, ये भी प्रश्न एग्जाम में आता है कि पहचान करने वाला आदमी कौन था। ये दोनों नाम चंद्रगुप्त के ही है। ये बात बताने वाला था विलियम जोन्स, और विलियम जोन्स ने ही पहली बार बताया था कि दोनों नाम किसके हैं, चंद्रगुप्त के ही है। ये बात भी आप याद रखना है। तो विलियम जोन्स ने जो बताया था वो क्या बताया था कि एंडोकोटस और सेंडोकोटस दोनों नाम किसके, चंद्रगुप्त के ही है। ये बात किसने बताई थी, विलियम जोन्स ने बताया था। फिर आगे ध्यान देना, आगे क्या होता है, सुनना ध्यान से। आगे ऐसा उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त जो था, बाद में कहते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, मगध में पड़ता अकाल, मगध में अकाल पड़ता है। और जब मगध में अकाल पड़ता है तो कहते हैं कि यहाँ पर एक गुरुजी थे इनके, चंद्रगुप्त मौर्य का ही गुरुजी था, जिसका नाम था भद्रबाहु। और कहते हैं कि भद्रबाहु ने बोला, रहा बोले अकाल पड़ गया अब तो, और अकाल कब तक पड़ेगा पता नहीं। तो कहते हैं कि भद्रबाहु के नेतृत्व में चंद्रगुप्त मौर्य जो है यहाँ से चले जाते हैं कहाँ पर, ये जैन धर्म को अपना लेते हैं। और जैन धर्म को अपनाने के बाद ये चले जाते हैं कहाँ पर, कर्नाटक की तरफ, यानी कि दक्षिण भारत में चले जाते हैं। कर्नाटक में उल्लेख मिलता है कि यहाँ पर इस जगह इन्होंने एक झील भी बनवाई थी, सुदर्शन झील। चंद्रगुप्त मौर्य ने इधर सुदर्शन झील बनवाई थी, सुदर्शन झील का निर्माण भी करवाया था। और यहीं पर इन्होंने जो है जैन धर्म को अपना लिया। और यहीं पर एक जगह पड़ती है कर्नाटक में, श्रवणबेलगोला। इसी श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य जो है क्या करते हैं, उपवास करते हैं। उपवास मतलब जानते हैं आप लोग, उपवास मतलब वो वही व्रत वगैरह भूखे रहना मतलब। अब उपवास कर रहे थे क्योंकि जैन धर्म के लोगों की कहावत है, स्वामी महावीर स्वामी की भी कहावत है कि ये शरीर, देखो जो चीज़ आपको छोड़ने वाली है, जो चीज़, ये सिद्धांत आप भी याद रखना कि जो चीज़ आपको छोड़ने वाली है आप उससे पहले ही छोड़ दो। मतलब ये है कि आपकी कॉलर हमेशा ऊंची रहेगी, है ना। जो चीज़ आपको छोड़ने वाली है आप उससे पहले ही छोड़ दो, आपकी कॉलर हमेशा ऊंची रहेगी। हमारा कहने का मतलब यहाँ कुछ और चीज़ से है। बात यह है कि जिंदगी, ये मृत्यु होने वाली है, मृत्यु आपको यानी कि आत्मा आपको छोड़ने वाली है, शरीर यहीं रहेगा। तो कहते हैं कि जैन धर्म में बोला गया कि मृत्यु ना आए उससे पहले ही अपने आप को मार लो। तो इन्होंने ये कहा था कि भाई ये जो जैन धर्म में ना, ये इनकी कहावत यही है कि मृत्यु तो पता नहीं कब आएगी, पर हम उपवास रह कर जो है मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। और ये उपवास रहने के बाद कुछ दिनों के बाद इनका क्या हो जाता है, संलेखना हो जाता है। ये संलेखना जैन धर्म में मृत्यु को बोलते हैं। संलेखना का एक और नाम है संथारा, एक और नाम क्या है, संथारा। तो ये संथारा कर लेते हैं या संलेखना कर लेते हैं। और 298 ईसा पूर्व में इनकी यहाँ पर क्या हो जाती है, श्रवणबेलगोला में ही मृत्यु हो जाती है चंद्रगुप्त की। और इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इतनी कहानी आती है। अब मैंने कुछ तो आपको सुनाया है, क्योंकि रियल कहानी जो होती है इनको उस कहानियों के आधार पर पढ़ोगे तो बड़ा मज़ा आता है। अब ध्यान देना दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा ज़्यादा नहीं हुआ वैसे तो, मत टेंशन लो, क्योंकि ये 1 घंटे का लेक्चर रहता है वैसे तो, अगर इसको पूरा डिटेल से अगर समझाएं हम तो। हालांकि मैंने समझाने का प्रयास पूरा किया आपको। अब ध्यान देना, इनके बारे में ऐसा उल्लेख मिलता है कि जैन ग्रंथ जो बताते हैं वो क्या बताते हैं, तो जैन ग्रंथ व बौद्ध ग्रंथ में चंद्रगुप्त को क्या बोला गया,
धर्म में जो है चंद्रगुप्त के बारे में क्या बोला गया, तो ऐसा बताया गया है कि जैन धर्म व बौद्ध धर्म के अनुसार चंद्रगुप्त जो थे वो क्या थे, क्षत्रिय थे। क्या थे, क्षत्रिय थे। जबकि मुद्रा राक्षस व पुराणों में, मुद्रा राक्षस व पुराणों में अगर बात की जाए तो इनको बोला गया है क्या, शूद्र। इनको शूद्र माना गया है। ये बात आपको याद रखना है थोड़ी सी, कभी कभी प्रश्न यहाँ से भी आ जाता है। तो मुद्रा राक्षस व पुराणों में इनका नाम मिलता है क्षुद्र, और चंद्रगुप्त को यहाँ पर जैन धर्म और बौद्ध ग्रंथ में कहा गया क्या, कि ये क्षत्रिय थे, है ना। तो ये सारी बातें हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। और अगला जो वीडियो रहेगा अपना वो बिंदुसार पर रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, और भी चीज़ें बहुत सारी छूट गई होगी तो फिर मैं आगे आपको बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो मेन बातें तो यही थी जो आपको मैंने बताना। हाँ, एक बात और याद रखना, जो मेगास्थनीज है वो इसी सेल्यूकस निकेटर के दरबार से आया था, और इसी का राजदूत था, जो कि बिंदुसार के सॉरी अपने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था ये भी आपको याद रखना है। तो मेगास्थनीज जो आया था, मेगास्थनीज जो आया था वो किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इसी मेगास्थनीज ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और मौर्य साम्राज्य के बारे में विशेष जानकारी दी थी। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका, जो कि मैं आपको बता भी चुका हूँ। तो ये इंडिका पुस्तक के लेखक यही है, ठीक है। मुद्रा राक्षस के आपको सभी को पता है विशाख दत्त हैं, और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है आपके, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त हैं, ठीक है। तो ये आप सभी को याद रखना है दोस्तों। और अर्थशास्त्र पुस्तक जो का जो संबंध है ना, वो आपकी इकोनॉमिक्स नहीं है जो आप पढ़ते हैं वो वाली नहीं है, वो अर्थशास्त्र है, वो चाणक्य नीति यानी कि राजनीति है ना। तो राजनीति संबंध है अर्थशास्त्र पुस्तक का। चलिए ठीक है, तो दोस्तों अगर अच्छा लगे आप लोगों को तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में कैसा लगा ये भी मुझे आप बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, राम राम सभी को।